हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका एसएससी एसटी नंबर 30B में। आपने एसएससी एसटी नंबर 30B दिया होगा। आज हम उसके क्वेश्चन और उसके आंसर को सॉल्व करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को भी जानेंगे, उसका क्या सटीक आंसर है। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकेम द होस्ट ऑफ इनॉग्रल एडिशन ऑफ ग्लोबल चेस लीग। निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल शतरंज लीग के उद्घाटन संस्करण की मेजबान बन गया है? ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमीरात, यूएसए या फ्रांस। तो ध्यान दें, यहाँ पे प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि भारत देश ग्लोबल शतरंज लीग उद्घाटन, यहाँ पे किसकी बात की गई है? बात की गई है इनॉग्रल एडिशन ऑफ ग्लोबल चेस। तो आपको बताना है कि ग्लोबल चेस का जो इनॉग्रल हुआ है या जो इनॉग्रेशन हुआ है वो किस देश में हुआ है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत है, संयुक्त राज्य अमीरात है, यूएस माने संयुक्त राज्य अमेरिका है या फ्रांस है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो यूएई है। इसका क्या आंसर है? यूएई है। तो ध्यान दें यहाँ पे यूएई ने क्या किया था? यूनाइटेड अरब एमिरेट ने क्या किया था? इस बार ग्लोबल चेस लीग का इनॉग्रेशन किया था। क्या किया था? इनॉग्रेशन किया था, माने उद्घाटन किया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो संयुक्त अरब अमीरात था। ठीक है, ये अगर हम चेस की बात करें तो चेस के क्षेत्र में हमारे भारत देश से श्री विश्वनाथ आनंद जी बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ओके, अभी आपके सामने अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली टोरी हैज बीन पास्ड अवे। अभी हाल ही में टोरी बॉबी का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से? रिसेंटली टोरी हैज पास्ड अवे, शी वॉज एसोसिएट फ्रॉम विच फील्ड। वो किस क्षेत्र से थी? तो टोरी बॉबी का निधन हो गया है, आपको बताना ये किस फील्ड से थे? राजनीति से थे, एक्टिंग से थे, स्पोर्ट्स से थे या पत्रकारिता से थे? तो क्या इसका सही आंसर है? प्यारे बच्चों देखिए, इसका जो सही आंसर है वो स्पोर्ट्स से है। क्या सही आंसर है? वो स्पोर्ट्स से है। अगर हम बात करते हैं टोरी बॉबी एक महिला खिलाड़ी थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? आपका स्पोर्ट्स है। राजनीति, अभिनय और पत्रकारिता नहीं है, ये स्पोर्ट्स के फील्ड से। तो बिल्कुल सही आंसर जो आपका सी नंबर है। प्यारे बच्चों, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल विल बी ओपन इन विच सिटी। भारत में पहली समुद्र के अंदर सुरंग किस शहर में खुलेगी? तो ध्यान दें, ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद। अब यहाँ पे बात हो रही है कि भारत में पहली सुरंग समुद्र के अंदर किस शहर में खुलेगी। मतलब ये है कि यहाँ समुद्र में भी टनल बनने की या सुरंग बनने की बात चल रही है। अच्छा, अब अगर एक बार हम पहले सबका लोकेशन देख लें और फिर समझ लें कि कहाँ पे किसका क्या लोकेशन है, तो हमें थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र की बात करें तो इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि समुद्र के अंदर सुरंग, तो समुद्र के अंदर जो सुरंग है वो किस शहर के लिए है? तो शहर यहाँ पे ध्यान देंगे, एक शहर तो आपका यहाँ है मुंबई, अगला शहर यहाँ चेन्नई, फिर अगला अगर देखें हम बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु की बात कर रहे हैं तो बेंगलुरु तो हो ही नहीं सकता भाई, बेंगलुरु होता तो संभव था, तो बेंगलुरु तो नहीं लगता कि बेंगलुरु यहाँ इसका आंसर होगा या बेंगलोर इसका आंसर होगा। एक और बात कर ले अगर हैदराबाद की, एक और लिखा है हैदराबाद, तो हैदराबाद भी नहीं लग रहा है कि इसका आंसर होगा। भाई इतनी बातें तो हमें स्पष्ट हो गई कि दो हमारे जो है एलिमिनेट हो रहे हैं, दो हमारे बच रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका क्या सही आंसर है। प्यारे बच्चों,
इसका जो सही आंसर है वो मुंबई है। एक बार फिर से समझ लो ध्यान से, यहाँ पे पीछे क्या समझेंगे ध्यान से, ध्यान समझते हैं इसका क्या सही आंसर था। क्योंकि अगर बात करते हैं मुंबई और चेन्नई की, तो मुंबई और चेन्नई ये दो ही ऐसे हैं जो बंदरगाहों पर हैं। मुंबई और चेन्नई की बात करते हैं तो मुंबई और चेन्नई एक ऐसे हैं जो दोनों पोर्ट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, पोर्ट पे विद्यमान हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं हैदराबाद और बेंगलुरु की, तो हैदराबाद और बेंगलुरु जो है ये भारत के आंतरिक क्षेत्र में स्थित है। तो कहने का मतलब भाई बेंगलुरु या हैदराबाद तो नहीं हो सकते। अब इन्हीं दोनों में से एक आंसर था। अच्छा, ये इसका जो सही आंसर था वो मुंबई था। अभी आपने देखा कि इसका आंसर क्या था, मुंबई था। अच्छा, मुंबई से लेकर अगर हम ये कह दें कि जो सऊदी कंट्रीज़ हैं या अरेबियन कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ में यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरात के पास में इस टनल को जोड़ने का काम जो है भी स्टार्ट हुआ है। और इसके बारे में ये कह सकते हैं कि अगर भारत से यूएई देश को जो है पानी की सप्लाई की जाएगी और उनके देश से हम लोग क्या करेंगे, तेल की सप्लाई की आपूर्ति करेंगे। तो इस व्यवस्था के लिए दोनों क्षेत्रों को जो है बनाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यूएई का हिस्सा है और दो साइड में हमारा जो है भारत से यूएई मतलब मुंबई से यूएई को जोड़ रहे हैं। तो इसका जो आपका आंसर है भैया, वो आंसर जो नंबर मुंबई है, ए ऑप्शन, वो बिल्कुल सही है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने एसीसी मेंस प्रीमियर कप 2023 जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन द एसीसी मेंस प्रीमियर कप 2023? इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। तो क्या है, यहाँ पे बात की गई है एसीसी मेंस प्रीमियर की। एसीसी मेंस प्रीमियर 2023 का जो कप जीता है वो किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, नेपाल ने जीता है, श्रीलंका ने जीता है या पाकिस्तान ने? तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो नेपाल है। देख ले क्या है ये, एसीसी मेंस प्रीमियर कप 2023 जो है नेपाल ने जीता है। किसने जीता है? नेपाल ने। इसका आंसर जो है नेपाल है। तो नेपाल जो है ये सही है, ठीक है। नेपाल ने इस फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो 2023 में नेपाल ने इससे जो है अच्छे से जीता है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इसको बता पाएंगे सभी, या आप लोगों ने इसका सही आंसर किया होगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया था? विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। अब देखो पुर्तगीज की बात की गई है, पुर्तगाली भाषा। वैसे पुर्तगीज हमारे देश में 1498 में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो पुर्तगीज थे हमारे देश में वो आए हुए थे, उनका नाम था वास्को डी गामा। और उस समय अगर हम कहें तो वास्को डी गामा भारत में पहले पुर्तगीज थे जो 17 मई 1498 को कालीकट पे आए हुए थे। और फिर आपने ये भी पढ़ा था उस समय जो है पुर्तगाल के जो गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा साहब थे। तो यहाँ पूछा गया है पुर्तगीज जो भाषा है उसका कौन सा दिवस है। ऑप्शन है 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई। क्या सही आंसर है? तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है वो 5 मई है। 5 मई जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब 5 मई अगर कहें तो 5 मई क्या है इसका सही आंसर है? एक बार फिर से देख लें, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस ये 5 मई को मनाया जाता है। 5 मई को मनाया जाता है ये। अच्छा बच्चा, मैं कुछ और भी आपको बता दूं, मई के कुछ और दिवस के बारे में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा देख लें। हो सकता है भविष्य में आपको दोबारा कोई एसटी बने तो उससे हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और आपसे पूछे जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप पढ़े होंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। थोड़ा सा देख लीजिए 2-4 दिवस जल्दी से। जैसे अगर 1 मई को हम बात करें तो 1 मई को होता है भैया मजदूर दिवस। 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस होता है। अगर हम 1 मई को बात करें तो 1 मई को होता है लेबर डे, इसे कहते हैं मजदूर दिवस, लेबर डे, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे ही हम लोग 3 मई को बात करें, 3 मई को होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है, ये 3 मई को होता है। अच्छा, ऐसे ही अगर 5 को बात करें, 5 मई को, तो ये पुर्तगीज लैंग्वेज डे है, ठीक है।
पुर्तगीज लैंग्वेज डे, मतलब पुर्तगी भाषा का जो दिवस है, पुर्तगी भाषा का दिवस है, ये डे है। ठीक, ये 3 मई, ये 5 मई। अच्छा, फिर और थोड़ा सा इधर साइड में देख लें। जैसे अगर 8 मई को बात करें हम लोग, 8 मई को, तो 8 मई को होता है NACO, मतलब नैको, आप इसे रेड क्रॉस डे कहते हैं, रेड क्रॉस डे हो जाता है। ऐसे अगर 12 मई को बात कर लें, नर्स डे होता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में नर्स डे हो जाता है। अच्छा, फिर इस तरह से कुछ दिवस हैं, आप देख पा रहे हैं। अगर ऐसे ही हम 1 मई को और बात कर लें, तो 1 मई को हमारा जो है गुजरात का और महाराष्ट्र का भी दिवस मनाया जाता है। 1 मई 1953 को इसका निर्माण हुआ था। इस तरह से तमाम जो है दिवस आपके सामने हैं, जो आप समझ पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक और देख लें, लास्ट मान लीजिए 31 मई को देख लें। 31 मई को एक दिवस होता है एंटी टोबैको डे, तो ये है। जैसे एक और बेटा अभी देखो याद आया मुझे, दिमाग में नोट कर लें। जैसे 22 मई को बात कर लें, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे होता है, बायोडाइवर्सिटी डे मतलब जैव विविधता दिवस। तो ये इस तरह से कुछ दिवस हैं जो मुझे अभी दिमाग में याद है, तो मैंने आपको बताए। आप इसको नोट भी कर लेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लेंगे भविष्य के लिए। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उसको जरूर ध्यान दीजिएगा, भविष्य में आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा, ये काम आएगा। और अगर यहाँ से कोई भी दिवस आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे उस सभी दिवस को जो है अच्छे से कर पाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, इतनी बात आप सब समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बाकी सभी चीज़ें इंतजार कर सकती हैं लेकिन कृषि नहीं, यह किसके द्वारा कहा गया था? बहुत बढ़िया बात है। एक सेंटेंस यहाँ कहा गया है कि बाकी सभी चीज़ें इंतजार कर सकती हैं लेकिन कृषि इंतजार नहीं कर सकती है। यह कथन किसने कहा था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाबू जगजीवन राम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। क्या इसका सही आंसर है? तो देख लीजिए भैया, इसको जो कहा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगर हम कुछ चर्चा करें या कुछ बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू पे अगर हम कुछ बात करते हैं तो हम क्या जानते हैं कि भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत देश के पहले या प्रथम प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे। अच्छा, इनका अगर कार्यकाल कहें तो इनका कार्यकाल 1948 से ही जोड़ लीजिए, 47 के बाद 48 में हमारा चूंकि देश बन गया था, 47 में हम आज़ाद हो गए थे, और 48 से ही जो है अंतरिम सरकार गठन होकर कार्यकाल में वो आ चुकी थी पूरी तरीके से। तो 48 से इसको जोड़ लेंगे, 48 जब जोड़ लेंगे तो 48 से लेके 1964 तक, मतलब ये कह दे पूरा हम 16 साल 286 दिन का एक लंबा कार्यकाल था इनका, और उस लंबे कार्यकाल को जो है इन्होंने जिया था। तो इस तरीके से 1948 से 1964 तक टोटल जो है इसमें आपको लगभग 16 साल मिलेगा। तो हम ये कह देंगे पूरा इन्होंने 16 साल और 286 दिन का कार्यकाल पूरा किया था। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण ही ये कह दें, या चूंकि देश के प्रधानमंत्री थे इसलिए उन्होंने ये कह दें PC मतलब कि प्लानिंग कमीशन, या ये सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं इसको कि ये हमारे देश में योजना आयोग आया था, और योजना आयोग में पहली जो योजना थी वो कृषि पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? कृषि पे आधारित थी। तो फर्स्ट जो हमारी PC में फर्स्ट आया था 5 ईयर प्लान, वो किस पे आधारित था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आधारित था, कृषि पे आधारित था। ठीक है, इसीलिए ये कहते हैं कि बाकी सभी चीज़ें इंतजार कर सकती हैं लेकिन कृषि नहीं। तो भैया कृषि इंतजार नहीं कर सकती है, ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। अगर हम बाबू जगजीवन राम की बात करें तो बाबू जगजीवन राम भी कृषकों या किसानों के कृषक नेता कहे जाते हैं, और ये आप समझें इनका दिवस हर साल 23 दिसंबर को इनका दिवस मनाया जाता है। लखनऊ का एयरपोर्ट जो है CCS एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, माफ करिएगा, हाँ, बाबू जगजीवन राम बात करें तो ये तो उनके लिए हो गया। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्रालय में थे, और इनके नाम से RPF अकादमी जो है बना हुआ है। ये 23 दिसंबर, माफ करेंगे 23 दिसंबर नहीं होगा इसमें, ये
ये तो बाबू जगजीवन राम उन पे हो गया, ठीक है जी। बाबू जगजीवन राम पे अगर हम बात करें तो बाबू जगजीवन राम जो थे ये सबसे पहले जो है बिहार क्षेत्र से थे, ये श्रम मंत्रालय के क्षेत्र से थे, ठीक है। और इन्हीं की पुत्री मीरा कुमारी हैं जो लोकसभा में सबसे पहली स्पीकर भी रह चुकी हैं। और बाबू जगजीवन राम जो है आरपीएफ अकादमी सेंटर भी लखनऊ में बनाया गया है, मान लो कभी एग्जाम में आता है उसको बता सकें। महात्मा गांधी के बारे में क्या बताऊं, इनके बारे में तो आप पूरा देश पूरा जग जाहिर है, इनके बारे में सभी प्रसिद्ध हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके लिए एकता दिवस मनाया जाता है हर साल 31 अक्टूबर को, एकता दिवस होता है इनके लिए, ठीक है, एकता दिवस करते हैं हम लोग। तो ये सब इसके बारे में फेमस बातें थी सारी। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस अगेंस्ट ऑफ द वेरियस रिस्क ऑफ एक्सपोर्टर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन निर्यातकों के विभिन्न जोखिमों के विरुद्ध बीमा प्रदान करने में शामिल है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला ऑप्शन दिया गया है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एग्जिम बैंक है, या एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है। क्या इसका सही आंसर है? प्यारे बच्चे जल्दी से बता देंगे क्या इसका जो है सही आंसर है। यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन है कि संगठन निर्यातकों और विभिन्न जोखिमों के विरुद्ध बीमा प्रदान करने की बात, तो कौन व्यवस्था है या कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो बीमा देगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, निर्यात एवं कृषि गारंटी अधिनियम। अच्छा, यहाँ से भी आप थोड़ा सा देख सकते हो बेटा, यहाँ चूंकि निर्यात शब्द लिखा हुआ था, निर्यात और मतलब निर्यात का मतलब, और यहाँ पे भी एक्सपोर्ट लिखा था, तो आपको अगर एक्सपोर्ट जैसे टर्म मिलते हैं, एक्सपोर्टर ही एक्सपोर्ट को देता है, ठीक है। तो सिंपल अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में कहेंगे तो ECG, ठीक है, ECGC यही क्या करता है, निर्यातकों को विभिन्न प्रकार के जोखिमों से होने वाले वित्तीय जो है सहायता देता है या बीमा के प्रति सहायता देता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करता है। ये मैं समझता हूँ हमारे प्यारे बच्चे सभी सही कर पाए होंगे, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन और आप ये कर ले जाएंगे। तो चलिए देख लीजिए क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूँ, 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा मुश्किल से, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो क्या है, अगर हम बात करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर हम बात करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखें तो जैसे मान लो बेटा मैंने यहाँ पार्ट लिख लिया, यहाँ लिख दिया हमने आर्टिकल और यहाँ लिख दिया हमने सब्जेक्ट। तो इस तरह से करके आप इन चीज़ों को ध्यान से एक बार देख लेंगे ताकि आप गलत ना करें या गलतियाँ ना हो। पार्ट नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 1 से 4 है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं यूनियन और स्टेट के बारे में, यूनियन और स्टेट के बारे में। जैसे पार्ट नंबर 2 है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप के बारे में, जैसे अगर हम देखते हैं पार्ट नंबर 3 है, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच में है, तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। जैसे आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 में 36 से लेके 51 तक के सभी पार्ट हैं, इसमें पढ़ते हैं हम लोग DPSP के बारे में। अब देखो आपसे क्या कहा गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये रहा DPSP। तो भैया इसका जो आंसर है 36 से 51 सी वाला जो है वो सही होना चाहिए। अब ये देखेंगे क्या है, सी वाला ही इसका सही होगा। अच्छा बेटा आगे देख लो, 4A की बात कर लेंगे तो इसमें हो जाएगा 51A, इसमें 10 + 1 टोटल अब 11 जो है मतलब छोटे छोटे विषय हैं, सारे विषयों को इसमें रखा गया है भैया। अच्छा 5 की बात करें तो 5 जो है यहाँ 52 से लेके 151 तक है, और इसमें यूनियन के बारे में बताएंगे हम लोग। किसके बारे में बताया गया है, यूनियन के बारे में इसमें भैया बताया गया है, ये इस तरह से। तो ये कुछ मतलब प्रमुख लाइन से मैंने बता दिए, इसको आप अगर याद रखेंगे बच्चों तो भविष्य में आप गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या था, आंसर नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। जो बच्चे सी आंसर दे रहे थे उन प्यारे बच्चों सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है। अभी आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द ग्राम पंचायत इज डिसॉल्व इज और disbanded then with in what time does the next election take place।
यदि ग्राम पंचायत विघटित या विघटित हो जाती है तो अगला चुनाव कितने समय के भीतर होना चाहिए। जैसे सामान्य तो इसके लिए हम ये कहते हैं भाई चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। फिलहाल आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसका क्या आंसर है। बेटा इसका आंसर 6 महीने ही है। चलिए मैं आपको थोड़ी सी कुछ जानकारी दे देता हूँ इलेक्शन के बारे में, और उससे आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी। चलो बेटा देख लो। अगर हम बात करते हैं निर्वाचन की, तो निर्वाचन जो है भारतीय संविधान में भाग संख्या 15 और आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 के बीच में रखा गया है। ये है पार्ट नंबर और ये है आर्टिकल नंबर, तो ये इस तरह से रखा गया है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात हम समझते हैं निर्वाचन में। निर्वाचन भी दो तरह से होते हैं। एक होता है केंद्र के निर्वाचन होते हैं, और एक होते हैं राज्य के निर्वाचन। ये अब देखिए, केंद्र के निर्वाचन में केंद्र सरकार क्या करती है, जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो गया सामान्यतः, विधानसभा का इलेक्शन हो गया सामान्यतः हम कह दें, या राज्यों में विधान परिषद के सदस्य के हो गए, राज्यसभा के हो गए, या प्रेसिडेंट के हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के को सीटिंग अरेंजमेंट का बात हो गया, ऐसा करके। या अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, राज्य निर्वाचन आयोग में जो हमारे स्थानीय निकाय होते हैं, स्थानीय निकाय माने हम इनको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट भी दो तरह की होती है भैया। एक होता है शहरी क्षेत्र, अगर शहर में है, और एक हो गया ग्रामीण क्षेत्र। अब शहरी में हम लोग क्या जानते हैं, शहरी में या तो नगर निगम होगा, क्या होगा, नगर निगम होगा, या फिर नगर पालिका की व्यवस्था हो जाती है, नगर पालिका। अच्छा, नगर निगम वहाँ होता है जहाँ की आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो, नगर पालिका वहाँ होती है जहाँ की आबादी 10 लाख से कम हो। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, अभी शाहजहाँपुर को नया जोड़ा गया था, ठीक है। अच्छा, ग्रामीण की बात कर ले तो भैया ग्रामीण में पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था का आर्टिकल 243A से लेके और 243Z तक जो है इसको इतने में रखा गया है। तो ये इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। अगर इन सब की बात कर लें तो ये भी और भी हैं, जैसे 243Z से लेके और 243ZG तक, ये सारे आर्टिकल हैं। वैसे अगर सामान्य देखें तो फंडा DPSP में आर्टिकल 40 पे भी इसमें बताया गया है। तो इस तरह से है। तो 6 महीने में इलेक्शन, याद रखें, अगर कोई भी सीट खाली होती है तो 6 महीने में उसकी पूर्ति जो है कर लेनी चाहिए, यही सिस्टम जो है सही चीज़ कहता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 4 ऑप्शन है, 85, 1885, 1879, 1895, 1901। तो जो इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो 1885 है, इसका जो सही आंसर 1885 है। एक बार थोड़ा इसके बारे में समझ लें, 2 मिनट थोड़ा सा लगेगा इसमें भी। अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अगर हम बात करें तो भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। एक पॉइंट, इसकी स्थापना का जो स्थान था वो था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय लिख दें, संस्कृत विद्यालय था। और ये जो लोकेशन है वो मुंबई में था। अच्छा, पहले जब मतलब इसकी जब स्थापना हुई तो टोटल जो है, अगर हम प्रतिनिधियों की बात करें तो कुल 72 प्रतिनिधि जो हैं, लगभग 72 प्रतिनिधि जो हैं पहले सम्मेलन में थे। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात और देख लें, पहले में जो अध्यक्ष महोदय वो थे WC बैनर्जी साहब। कौन थे? WC बैनर्जी साहब थे। अच्छा, दूसरे में पहले में ही अगर हम संस्थापक पूछ लें कि इसकी स्थापना किसने की थी, अध्यक्ष तो हो गए, संस्थापक या स्थापना करने वाले A.O. ह्यूम साहब थे। कौन थे? A.O. ह्यूम थे। अच्छा, इसके बाद और देखें अगर कि वायसराय साहब कौन थे, तो वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन थे।
ठीक है। डफरिन का समय काल 1884 से लेके 1888 तक था, तो ये रहा है समय। ठीक है, ये थोड़ा मैं सही कर दूं इसको, वायसराय ये लिखा हुआ था। ठीक है, ये लिखा था वायसराय, तो वायसराय लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड डफरिन साहब। तो ये इसके बारे में जानकारी रही आपका। ये 85 जो है बिल्कुल सही है। तो मैं समझता हूँ इतनी बातें आप सभी को स्पष्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि झूमर निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? झूमर इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑन देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। देखो भाई क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर जो है वो झारखंड है। ठीक है, चलिए मैं कुछ जगहों के लोक नृत्य आपको बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। शुरू से चलते हैं, मान लो ऊपर से, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में कभी आपको राउफ मिल जाए, राउफ, कभी भी आपको राउफ या रौफ मिल जाए तो जम्मू और कश्मीर में लगा देंगे। जैसे मान लीजिए आपको पीबी आ जाओ, पीबी बोले तो पंजाब भैया, पंजाब में भांगड़ा, भांगगा, ये गा होगा, माफ करेंगे, भांगड़ा, भांगड़ा है। गिद्धा सुना होगा कभी, गिद्धा, गिद्धा भी है। अच्छा, एचपी हिमाचल प्रदेश में अगर जाएं, हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में कोई नृत्य जो आपको फेमस लगा हो, जैसे देखो नाम भी लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया है। तो हिमाचल प्रदेश में भी आपका जो है कहें जैसे दशहरा जो है वहाँ पे, दशहरा, दशहरा नृत्य जो है वहाँ पे बड़ा फेमस है, प्रसिद्ध है। वहाँ का दशहरा जो है बड़ा अजीब ही मतलब माहौल में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो दशहरा नृत्य जो है कुछ जैसे मयूर वगैरह लोग जो है मयूर के रंग में, मयूर नृत्य के रूप में वहाँ के लोग नृत्य करते हैं, तो बड़ा पॉपुलर है भैया वहाँ पे। जैसे जीजे की बात करें गुजरात, तो गुजरात में जैसे आपने गरबा सुना होगा, या गरबा जानते हैं, गरबा या डांडिया, डांडिया वांडिया जानते होंगे, गरबा या डांडिया। अच्छा, गुजरात से थोड़ा ऊपर चले, जैसे आरजे है, राजस्थान, राजस्थान में कठपुतली सुना होगा, बहुत फेमस है, कठपुतली, कठपुतली जो है भैया फेमस है। ठीक है, अच्छा, और अगर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए बगल में स्टेट अगर चले हम, जैसे यूपी है, उत्तराखंड है, जैसे उत्तराखंड में भी कजरी होती है। यूपी में तो बहुत है भैया, रास लीला है, रास लीला है। जैसे चरकुला है, चरकुला यूपी में है। नौटंकी यूपी में है। बिरहा, कजरी, फगुआ, ठीक है, सोहर फोहर सब जो है यूपी में है। ठीक है, जैसे बिहार में गए, बिहार में विदेशिया, परदेसिया, विदेशिया जो है, विदेशिया, ठीक है, विदेशिया वगैरह जो है ये यहाँ पे है। जैसे एक बगल में आ जाओ, महाराष्ट्र में लावड़ी है, लावड़ी है, लावड़ी महाराष्ट्र में है। जैसे अगर आंध्र प्रदेश में जाएं, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, ठीक है, कुचिपुड़ी है, ये ऐसे। तो ये अभी जो मुझे ध्यान है तुरंत में वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों नोट कर लो, हो सकता है भविष्य में कोई एक डांस आपसे पूछ ले कि भाई कहाँ पे कौन सा है, तो आप उसको बता सकें। तो ये जो है आपको जो दिख रहे हैं ये एक प्रमुख हैं लोक नृत्य, जहाँ जहाँ इन क्षेत्रों से ये चलते हैं तो इनकी प्रसिद्धि है भैया, ये फेमस है, इनको याद रखेंगे। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? Which one of the following is not a key feature of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर नहीं है क्वेसी फेडरल, सेपरेशन ऑफ द पावर, फंडामेंटल राइट, एरिस्टोक्रेसी, अभिजात वर्ग। तो मुझे तो लगता है इसमें चौथा होना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर है। जी बिल्कुल चौथा सही है, क्या बात है, चौथा सही है, देख लो भाई, फोर्थ सही है। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ इनके बारे में। जैसे अगर हम बात करते हैं सोर्स, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो जो चीज़ें हैं उन्हीं को देखेंगे, ज़्यादा मतलब वास्ट में जाना बहुत बड़ा हो जाता है तो उचित नहीं है। जैसे क्वेसी फेडरल की बात करें, देखिए क्वेसी फेडरल शब्द का मतलब होता है अर्ध संघीय ढांचा। इसका मतलब है जैसे हमारे यहाँ केंद्र भी है, राज्य भी है, केंद्र की भी पावर है, राज्य की भी पावर है, राज्य अपने आप को कभी केंद्र से अलग नहीं कर सकता,
राज्यों के ऊपर भी केंद्र की का शासन रहता है, केंद्र के हिसाब से शक्तियाँ चलती हैं। हाँ, लेकिन राज्य भी कानून व्यवस्था बनाने में स्वतंत्र है। राज्य केंद्र से विवाद अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसके मुकदमे चलेंगे। इन कार्यों में मतलब राज्य को हम ये नहीं कहते राज्य जो अधीनस्थ है, राज्य जो है फिर भी एक पावरफुल बॉडी के फॉर्म में काम करता है। तो क्वेसी फेडरल मतलब अर्ध संघीय ढांचा है। तो ये जो व्यवस्था है ये कनाडा की व्यवस्था है जो हमारे देश में ली गई है। ऐसे ही बात करें अगर सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो यूएसए से लिया गया है। जैसे आप चाहे प्रेसिडेंट के पावर की बात करें, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पावर की बात करें, तो ये सब जो है यूएस का है। अच्छा, अगर हम जैसे फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट को भी पहले बिल ऑफ राइट कहा गया, फिर इसे चूंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ तो ये भी अमेरिका से लिया गया ही एक टर्म है, अमेरिका से लिया गया एक टर्म है। तो यूएसए भी अमेरिका से लिया गया है, तो ये यहाँ का भी एक हिस्सा है, तो ये मेन है। अच्छा, ये जो आपने तीसरा चौथा देखा था अभिजात वर्ग एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी नहीं भैया, एरिस्टोक्रेसी तो वो होता है जिसमें कोई एक समाज सामंत वर्ग हो या कुलीन हो, सब सर्वोपरि है और समाज को जबरदस्ती अपने हिसाब से अपने तानाशाही प्रवृत्ति में वो चला रहा हो, तो ये कुछ उस तरह का वर्ग होता है, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी होती है वहाँ पे। अब चलिए ध्यान देते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो एटा से थे, क्या ये सही है? मिर्जा गालिब साहब आगरा से थे, क्या ये सही है? जोश मलिहाबादी से थे या राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद से थे, क्या है इसका सही आंसर? तो अच्छा, सही जोड़ा नहीं है, यहाँ कहा गया है वी आर नॉट करेक्टली मैच, नहीं है, मतलब कि 3 सही हैं, 1 नहीं सही मैच है। तो भैया राम प्रसाद जो है, राम प्रसाद का सही मैच नहीं है। अब दिमाग में प्रश्न आता है तो राम प्रसाद कहाँ से होंगे, मेन प्रॉब्लम अब आता प्रश्न कि भैया राम प्रसाद कहाँ से होंगे। तो देखो राम प्रसाद कहाँ से थे, राम प्रसाद जी थे शाहजहांपुर से। कहाँ से थे? शाहजहांपुर से थे, ठीक है, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगर हम लखनऊ से बात करें इसकी दूरी की, तो लखनऊ से ये लगभग भैया 102 और 63 जोड़ लीजिए, लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर है। 165 किलोमीटर दूरी पर ये दिल्ली रूट पड़ता है बरेली से पहले। लखनऊ से आप हरदोई जाएंगे, हरदोई से आप लगभग 63 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो आपको पड़ जाएगा शाहजहांपुर। अच्छा, शाहजहांपुर जब आप पहुंचिएगा या जैसे जाएंगे तो वहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल इनके नाम का रेलवे स्टेशन भी बना है भैया, इनके नाम पे रेलवे स्टेशन बना है। अच्छा, अब दिमाग में ये बात आती है, ये एक ऐसे देशभक्त थे जो बहुत पॉपुलर थे। अच्छा, पॉपुलर कहाँ थे ये पॉपुलर इसलिए थे, जब आपने पढ़ा होगा काकोरी क्रिया, माने 9 अगस्त 1925 में एचआरए कमेटी बनी थी कानपुर में, जिसमें 17 सदस्य थे। इन 17 सदस्यों ने मिलकर क्या किया था, कानपुर में मतलब कानपुर में तो कमेटी बनी और लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास इन्होंने 9 अगस्त 1925 को अंग्रेजों की ट्रेन लूट ली, और जो अंग्रेजों की ट्रेन लूट ली उसमें हथियारों को लूट के लोग काकोरी गांव गायब हो गए या गांव में चले गए। और जब गांव में चले गए तो सुबह सर्च ऑपरेशन हुआ, अंग्रेजों ने पता किया भाई कौन कौन थे कहाँ थे, तो पता लगा इसमें 17 लोग थे। 17 लोगों में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, जोगेश चटर्जी, राजेंद्र लहरी, बहुत सारे लोग थे। तो उसमें बाद में जब लोग पकड़े गए तो राम प्रसाद बिस्मिल साहब भी उसमें पकड़े गए और इन्हें जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी, और रिमेनिंग लगभग 4 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी, और बाकी जो हमारे लोग थे क्रांतिकारी उन बेचारों को सेलुलर जेल भेज दिया गया था काला पानी की सज़ा में। तो ये कृत्य हुआ था, इसलिए हमारे देश के महान एक शख्सियत थे राम प्रसाद बिस्मिल साहब, तो ये शाहजहांपुर से थे। अच्छा, अमीर खुसरो इन्हें तोती हिंद कहते हैं, ये दिल्ली सल्तनत के का जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी वंश, तो गुलाम और खिलजी वंश के दौरान में इनका प्रमाण हमको वहाँ से मिलता है। मिर्जा गालिब तो जान ही रहे हैं, बढ़िया संगीतज्ञ थे ये। जो साहब मलिहाबादी थे, ठीक है, और बिस्मिल साहब जो है ये भैया गलत था, तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ। तो मैं समझता हूँ इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग खरीफ क्रॉप उत्तर प्रदेश इज लीडिंग प्रोड्यूस इन द कंट्री, विच निम्नलिखित में से किस खरीफ फसल में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है? मतलब सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है किस चीज का? सोयाबीन। भैया सोयाबीन तो मध्य प्रदेश में होती है, हमारे प्यारे विद्यार्थी सभी जानते हैं सोयाबीन। गेहूं उत्तर प्रदेश सही है, ठीक है। गन्ना महाराष्ट्र लगना चाहिए। तंबाकू भी यहाँ नहीं, तंबाकू भी बाहर। तो वैसे सही आंसर देख ले बेटा, सही आंसर जो है जो कि शुगर केन इसमें दिखा रहा है, शुगर केन जो है वो सही आंसर है। तो प्यारे बच्चों ऐसे अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक अगर गन्ने की उत्पादन गेहूं की बात करें, समझ ले पहले, गेहूं अगर उत्पादन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी है, ठीक है, अग्रणी है। लेकिन अगर यहाँ गन्ने की जो की बात की गई है तो गन्ना उत्पादन में भी भारत उत्तर प्रदेश जो है क्या है, अग्रणी है। उत्तर प्रदेश में कई चीनी मिलें हैं, लेकिन गन्ना का कभी नाम जो है महाराष्ट्र का भी आता है। तो महाराष्ट्र वर्तमान में डाटा के हिसाब से महाराष्ट्र सेकंड है, यूपी फर्स्ट है। तो इसका आंसर जो है गन्ना है। अच्छा गेहूं में भी है, लेकिन अगर कभी याद रखिएगा प्रति हेक्टेयर अगर गेहूं की बात करता है, प्रति हेक्टेयर अगर गेहूं की बात करता है तो वहां पे आप पीबी या पंजाब को लगाएंगे, वो सही रहेगा। इसका आंसर जो है आपका शुगर केन ही सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। AAY एक स्कीम है, AAY अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस सन में की गई? ये सभी ईस्वी दिए हैं, 2000, सन 2009, 2008, 2005। तो AAY अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है सन 2000, ठीक है। सन 2000 को अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। तो अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में शुरू हुई थी। ये वही योजना है जिसके अंतर्गत जो है गरीब व्यक्तियों को अन्न जो दिया जाएगा। अन्न में राशन कार्ड बनते हैं। राशन कार्ड 3 तरह के होते हैं, APL, BPL और अंत्योदय कार्ड। APL होते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन। अंत्योदय माने लाइन में लगा हुआ अंतिम व्यक्ति को भी हम अधिकार देते हैं कि उसे भी अन्न का संपूर्ण राइट मिले। अन्न के बारे में आप जानते हैं, प्रति व्यक्ति 5 यूनिट, मतलब 1 यूनिट मतलब 5 किलो का ही होता है, ठीक है। अगर 5 लोग हैं तो 25 लोगों का होगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑफ द एग्रोमार्क एक्ट कम इनटू द फोर्स इंडिया? इन विच ईयर ऑफ एग्रोमार्क एक्ट इन फोर्स इन इंडिया? भारत में एग्रोमार्क अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो प्यारे बच्चों देख लो किस वर्ष लागू हुआ है। इसका जो सही आंसर है 1937 में लागू हुआ है। अच्छा अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की माने कृषि की, तो पहले जो है कृषि ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में थी, तो उसका नाम होता था AIARI। बाद में फिर इसका नाम IARI पड़ा, लेकिन बस परिवर्तन ये रहा कि पहले इसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बाद में नाम हो गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये फिर 1937 से हुआ और उसी समय से एक नाम दे दिया गया इसको, ये एगमार्क। तो एगमार्क कहीं भी अगर आपको निशान मिलता है या चिन्ह मिलता है, इसका मतलब वो किससे है, वो कृषि से जुड़ा हुआ है। और कृषि का जो क्षेत्र है वो 1937 के समय में इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये सही आंसर है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, प्यारे बच्चों जल्दी से देख लो। किस देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेत है? सॉरी, किसी देश के आर्थिक विकास का, हाँ माफ कीजिए, किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेत क्या है? द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे अच्छा क्या इंडिकेशन है? पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन एक्सपेंसेस, प्रति व्यक्ति व्यय, कैलोरी कंजम्पशन, वुमेन एम्पावरमेंट। क्या सही आंसर है? तो बेटा इसका जो सही आंसर पर कैपिटा इनकम। भाई सीधी सी बात है, अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, अगर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाए, अच्छा प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं? प्रति व्यक्ति आय का निकालने का तरीका है, प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल आय, पूरे देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो ये निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम PCI, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या आ जाएगा। अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छा है, मतलब कन्फर्म है उस देश का HDI में
रैंक बहुत अच्छा होगा। और जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके माध्यम से पता चल पाएगा रैंक बहुत बढ़िया है तो वो देश बहुत अच्छा ग्रो कर रहा होगा। बाकी चीज़ें नहीं है बच्चों, ठीक है, बाकी चीज़ें इसमें जो है नहीं है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, सूक्तियाँ और सुभाषित द्वारा लिखा गया है। सूक्तियाँ और सुभाषित किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। राजा राम मोहन राय द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो प्यारे बच्चों देखो, इसका आंसर जो है स्वामी विवेकानंद है। याद रखिएगा, कभी भी सूक्तियाँ और सुभाषित आ जाए, सूक्तियाँ एवं सुभाषित कभी भी लिखा रहेगा तो आपको आंसर क्या देना है, स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय तो पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं भारत में, आप सब जानते हो, पुनर्जागरण के पिता, या ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में पुनर्जागरण के पिता, ऐसा कह दो आप, ठीक है। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक अवैतनिक शिक्षक थे हमारे देश के, बिना वेतन के जो है शिक्षा देते थे लोगों को। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के रहे हैं। आर्य समाज आपने पढ़ा होगा ना, आर्य समाज 1875 बच्चों, तो आर्य समाज के से इनका ताल्लुक है, ये वहाँ से जुड़ेंगे, तो इसका आंसर स्वामी विवेकानंद है। तो बिल्कुल आपका सी आंसर सही है। अगला है बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। प्यारे बच्चों मैं समझता हूँ ये तो आप लोग जानते होंगे, आपको पंचायती राज व्यवस्था अच्छे से पढ़ाया गया होगा। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक समिति, सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति आपने पढ़ा होगा, थुंगन समिति आपने पढ़ा होगा, ये सब किससे है, पंचायती राज से है, तो पंचायती राज है। चलिए बेटा मैं कुछ आपको फटाफट बता देता हूँ, देख लो। जैसे अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात कर लें, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, तो पंचायती राज व्यवस्था से कभी भी बलवंत राय मेहता आ जाए, बलवंत राय मेहता आ जाए तो ये पंचायती राज लगाएंगे इसमें आप 1 पॉइंट। अच्छा, कभी अगर अशोक मेहता आ जाए, अशोक मेहता आ जाए, कभी थुंगन समिति आ जाए, थुंगन समिति आ जाए, कभी थुंगन माने LM थुंगन समिति आ जाए कभी, मान लीजिए, ठीक है। कभी आपका बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, थुंगन, LM सिंघवी, LM सिंघवी समिति आ जाए, तो भैया अगर ये सब समितियां आती हैं तो आप इसको पंचायती राज व्यवस्था में ही जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग सुधार उधार से अगर बात करते हैं, बैंकिंग सुधार में या केंद्र राज्य में, केंद्र राज्य में तो सरकारिया आयोग आता है सीधे, क्या लगाते हैं आप सभी, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग, ठीक है, सरकारिया आयोग आता है। अच्छा, बैंकिंग सुधार में जैसे जालान समिति है, जालान समिति, जैसे कर वर का आ गया तो चलैया वलैया समिति लग जाती है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वैसे फिलहाल ए सही है, बलवंत राय मेहता के लिए, बिल्कुल सही। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। सभी को देख लें फटाफट क्या आंसर है इसका। अगर हम इस तरह से बात करते हैं तो यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, और गोदावरी निकलती है त्रियंबकम से। कहाँ निकलती है, त्रियंबकम प्लेटू से निकलती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ लंबाई के हिसाब से अगर हम समझ लें तो भी सही हो जाएगा। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। प्यारे बच्चों सब लोग देख लो फटाफट, कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है, महानदी की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास है। तो भैया बड़ा आपका यही हो गया गोदावरी, गोदावरी सही आंसर है। प्यारे बच्चों गोदावरी ही जो है इसका सही आंसर है। तो जितने बच्चे गोदावरी के साथ टिक किए होंगे या गए हैं उन सभी का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे सामने भी है, रेडियो एक्टिव तत्वों में क्या नहीं होता। रेडियो एक्टिव तत्वों में क्या नहीं होता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गामा, हीलियम, न्यूक्लियर, क्या नहीं होता। तो प्यारे बच्चों प्रोटॉन नहीं होता। याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो प्रकृति में अपने आप विघटित हो जाते हैं,
रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज करने वाले हेनरी बैकरल और मैडम क्यूरी थी। ठीक है, ये केमिस्ट्री में बहुत अच्छा योगदान दिए थे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन, गामा, न्यूक्लियर होता है, जबकि प्रोटॉन की चीज़ें वहाँ पे विद्यमान नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था में अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? कर में कमी होती है। भाई क्या देख रहा है? डेफिसिट फाइनेंस। इकोनॉमी में घाटे की वित्त व्यवस्था में अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? कर में कमी, धन आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में कमी, मजदूरी में वृद्धि। क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, धन आपूर्ति में वृद्धि होगी। अगर घाटे की व्यवस्था होगी, घाटा अगर होगा तो धन आपूर्ति की वृद्धि होती है। ठीक है, इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत उत्तर प्रदेश में जिला योजना में शामिल है? निम्नलिखित में कौन सा पंचायत उत्तर प्रदेश के जिला योजना में शामिल है? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ऑल ऑफ अबव, मतलब उपयुक्त में सब सही है। क्या कहता है इसमें, क्या सही है? देख लो बच्चा, इसका सब सही है। अगर हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की, तो भैया देख लो क्या है। अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि भैया ग्राम पंचायत भी सही है, 1 पॉइंट। ग्राम पंचायत भी सही है, 1 पॉइंट। नंबर 2 क्या नाम है, क्षेत्र पंचायत। अच्छा, क्षेत्र पंचायत को बच्चों ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं। क्षेत्र को ब्लॉक पंचायत ऐसा भी संज्ञा दिया जाता है। और नंबर 3 देख लें तो तीसरा हो जाता है जिला पंचायत। क्या हो जाता है? जिला पंचायत। तो जिला पंचायत भी जो है सही है। तो इस हिसाब से तीनों जो है सही हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तीनों सही हैं। मतलब चौथा ऑप्शन जो है आपका उपयुक्त में सभी सही है, सभी सही है, ऊपर सब सही है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा 2005 और 6 में शुरू की गई भारत निर्माण योजना का घटक नहीं है? भारत निर्माण स्कीम, मतलब आओ भारत बनाए, भारत निर्माण स्कीम था। तो कौन सा घटक इसमें नहीं था? नहीं की बात किया भैया, नहीं है। ग्रामीण आवास नहीं है, ग्रामीण स्वच्छता नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ग्रामीण सड़कें नहीं है। क्या नहीं है? देख लो भैया, क्या नहीं है? ग्रामीण स्वच्छता नहीं है, ग्रामीण आवास था जिसमें पहले देखिए, पहले जो आवास का स्कीम होता था 80 के समय में, 87 के समय लगभग, तो था इंदिरा गांधी आवास योजना बोला जाता था। अभी बाद में इसको प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY बोलते हैं स्कीम। इस समय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का नाम रखा है PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना है। अच्छा, पीने की पानी, ड्रिंकिंग वगैरह रहती है। सड़क की अगर बात करें तो इसके लिए PMGSY स्कीम हमारे देश में चलती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 से अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा योगदान रहा है। जल आपूर्ति के लिए हर घर जल से नल जैसी स्कीम जो है हमारे देश में प्रारंभ की गई है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ग्रामीण स्वच्छता नहीं है। स्वच्छता के लिए एक अलग ही पैमाना, अलग ही पैरामीटर हमारे यहाँ है, जैसे SBM है, स्वच्छ भारत मिशन, तो वो अलग है बच्चा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है बच्चा आज के लिए, कि विच कंट्रीज हाशिम अमला वॉज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फोर्स ऑफ क्रिकेट। किस देश के हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, अच्छा यहाँ सभी प्रारूप का मतलब है T20 50-50 ओवर का होता है मैच या टेस्ट होता है, तो सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको बताना है हाशिम अमला किस देश के हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर मैं समझता हूँ सभी को पता होगा। तो देख लो, इसका जो सही आंसर है साउथ अफ्रीका है। हाशिम अमला की बात करें अगर हम, तो हाशिम अमला जो हैं, हाशिम अमला ये साउथ अफ्रीका से हैं। कहाँ से हैं ये? साउथ अफ्रीका से हैं। साउथ अफ्रीका को क्रिकेट में RSA बोलते हैं। क्रिकेट में याद रखिएगा, आप जब भी इसके देश का ध्वज देखते होंगे तो ऐसा आता होगा और लिखा रहता है RSA। तो RSA मतलब ही क्या है? रिपब्लिक ऑफ द साउथ अफ्रीका। राजधानी क्या है इसकी? केप टाउन है। प्रोटोरिया भी है इसकी राजधानी, जोहान्सबर्ग भी है। ओके, तो आज का सेशन बच्चों यहाँ पे खत्म हो गया। तो आज के सेशन के लिए हम थैंक यू करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ST नंबर 31B के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बेटा।